मेरी पहली रिलीज्ड फिल्म थी दिल है तुम्हारा। 2013 तक मैंने लगभग 100 फिल्मों में विभिन्न किरदार निभाए, लेकिन उसके पहले एक और हादसा हो चुका था मेरे जीवन में, जो बताना ज़रूरी है। सन 2000 में मेरा विवाह हुआ। वो जो भी चीखती चिल्लाती थी, मैं सुनते रहता था, क्योंकि मैं अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहता था। इसकी वजह से जो समस्याएं पैदा हुई और जो मेरा करियर जो बन सकता था, जहाँ जिस ऊंचाई पे मैं जा सकता था, उस पे जाने के बजाय मैं वापस नीचे की तरफ चला गया। 2010 में उन्होंने खुद ने कहा, धर्मपत्नी ने, कि अगर मैं आपके साथ रही तो आप जिंदा नहीं बचोगे। तो ऐसी हिम्मत टूटी उस वक्त कि वहां से जयपुर आने के लिए हिम्मत नहीं बची थी। कौन बताता है नदी को समंदर का रास्ता? जिसे होता है अपनी मंजिल का जुनून, वो मशवरा नहीं लेते। दोस्तों, इस दुनिया में दुख तो सबके लगभग एक जैसे हैं। फर्क है तो सिर्फ हौसलों का। कोई आखिर तक संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल को पा लेता है, और कोई बीच रास्ते में ही हताश होकर बिखर जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार बेनीवाल है, और बहुत सारी मुश्किलों, उतार चढ़ाव, गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए आज मैं इस मंच से आप सबसे मुखातिब हूं, एक एक्टर एवं एक्टिंग एंड माइंड पावर कोच के रूप में, जो कि अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर मुझसे मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पूछी जाए तो मैं यही कहूंगा कि मैं आज जिंदा हूं और सही सलामत हूं। तो ये बात मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि मेरा तो जन्म ही मौत की छाया में हुआ था। माँ के गर्भ में 2 बार मैंने मौत का सामना किया, और जब मैं 11 महीने के बाद पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने बचने की संभावना से इनकार कर दिया था। माता पिता के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से मैं बचा, तो गंभीर बीमारियों ने मुझे घेर के रखा। ब्रोंकल अस्थमा, मतलब ब्रोंकाइटिस, फिर टॉन्सिलाइटिस, उसके बाद में अपेंडिसाइटिस, कोलाइटिस, और पता नहीं कितनी बीमारियां, कितनी दवाइयां मैंने खाई, कितने परहेज किए, लेकिन एक मन में मैंने हार नहीं मानी। और बीमारियां इतनी रही कि मैं जब 18-20 साल का हुआ तो लोग मुझे बूढ़ा कहने लगे। उससे ज्यादा जवान तो मैं आज हूं। यह चमत्कार कैसे हुआ, उसी के बारे में आज संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। स्वामी विवेकानंद से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था। उनकी तरह एक गुरु की तलाश भी साथ में चलती थी। वो जर्नी भी थी। कुछ फिक्स नहीं था कि मुझे जीवन में कहाँ जाना है, जाना किस तरफ है, सामाजिक क्षेत्र में काम करना है, बड़ा करना है, लेकिन कैसे होगा वो अभी तक क्लियर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये होने लगा था कि अगर मैं एक्टर बन जाऊं तो अपना नाम पैदा हो सकता है, और वहां से फिर मैं कुछ कर सकता हूं, और मेरी जो क्रिएटिविटी है उसको जो संतुष्टि मिलेगी वो वहां से मिल सकती है। लेकिन एक्टिंग, बॉलीवुड दूर की कौड़ी लगता था। मेरे जो घर का माहौल था, ऑर्थोडॉक्स फैमिली, पिताजी के जिस तरह के संस्कार थे, एक्सक्यूज मी, तो उसमें ये बात बोलना कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, ये हिम्मत अंदर से आती ही नहीं थी। खैर, ये चलता रहा, और पिताजी ने देखा कि बीमार रहता है, तो उन्होंने गांव के एक बड़ा निर्णय लिया। गांव की सारी जमीन बेचकर उन्होंने जयपुर में एक व्यवसाय स्थापित किया, मारुति का वर्कशॉप। पिताजी से मेरी संवादहीनता थी, तो मैं हटके और मुझे जो करना था वो मैंने जयपुर में करना शुरू किया। मैंने थिएटर ज्वाइन किया, और थिएटर के मित्रों के साथ मिलकर मैंने वहां जयपुर दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बनाया, 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, एक बड़ा फंक्शन किया सामाजिक सरोकार का, और अपने आप को मैंने एक्सप्लोर किया, और पिताजी की ने भी पहचाना कि इसमें ये योग्यता भी है। और जब 5 साल के बाद स्थितियां ठीक हुई और उन्होंने अपनी इस बात को माना, तो मैंने अपना ये पक्ष कि मैं ये करना चाहता हूं, मेरे में तब तक इतनी हिम्मत भी आ गई कि मैं अपने आप को एक अभिनेता के रूप में मैं देखना चाहता हूं कि मैं कहां पहुंच सकता हूं। मेरी हिंदी पहली फिल्म थी गुरु महागुरु, जो आशुतोष राणा जी की वजह से मुझे मिली। जयपुर में एक शूट के दौरान उनसे भेंट हुई थी, और बंबई आने के बाद मैं उनसे जब भी फ़ोन करता वो मुझे पॉजिटिवली बुलाते, और उन्होंने टी.एल. प्रसाद जी से मिलाया, और वहाँ से वो फिल्म मिली। लेकिन मेरी पहली रिलीज्ड फिल्म थी दिल है तुम्हारा, रेखा जी के साथ। कुंदन शाह जी उसके डायरेक्टर थे। तो इस तरह से फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया, और 2013 तक मैंने लगभग 100 फिल्मों में विभिन्न किरदार निभाए। बहुत बड़े रोल नहीं थे, लेकिन बहुत ही अहम किरदार थे। मेन स्टार कास्ट के साथ में कोई ना कोई की सीन होता था मेरा,
वही मैं स्वीकार करता था, छोटे-मोटे फ़िल्मों के रोल्स में स्वीकार नहीं करता था। लेकिन उसके पहले एक और हादसा हो चुका था मेरे जीवन में, जो बताना ज़रूरी है। सन 2000 में मेरा विवाह हुआ। क्योंकि मैं जब आया तो मैंने परिवार को आश्वस्त किया, क्योंकि अकेला लड़का हूँ मैं, 2 बहनों के बीच, कि विवाह मैं आपके हिसाब से करूँगा। तो अरेंज मैरिज हुई और वो एक बड़ा हादसा साबित हुई। मैंने अपने बारे में जो यहाँ का सिस्टम है, फ़िल्म लाइन, मैं फ़िल्मी नहीं हूँ। अ, उस माहौल से मैं कहीं न कहीं रहते हुए भी जो मेरे संस्कार हैं उसकी वजह से मैं थोड़ा, मेरा जीवन प्रक्रिया अलग रही है। लेकिन जैसा मैं था, मैंने उनके सामने एक्सप्लेन किया कि वहाँ का जीवन कैसा होगा। उन्होंने सब मेरे हेल्थ के बारे में भी उनको बताया, वो सब स्वीकार किया उन्होंने, लेकिन वो अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाईं। और मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन 6 महीने के बाद उन्होंने जब मुझे बोला कि मैं 3 बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी हूँ, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उनका परिवार भी बहुत रेपुटेटेड परिवार, उनके पिताजी पुलिस विभाग में, बहुत ही उनकी इज़्ज़त, और पूरा परिवार अच्छा परिवार। लेकिन उनके दिमाग में वो अपने आप से ही संतुष्ट नहीं थी, इसकी वजह से जो समस्याएँ पैदा हुई और जो मेरा करियर जो बन सकता था, जहाँ जिस ऊँचाई पे मैं जा सकता था, उस पे जाने के बजाय मैं वापस नीचे की तरफ चला गया। लेकिन जो सपना था, मेरे माता-पिता को भी मुझे प्रूव करना था, उनको भी, उनके भी सपने मेरे साथ जुड़े हुए थे, और पिताजी का इतना रिस्पेक्ट मेरे दिल में और उनका इतना स्नेह। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया। लेकिन मैं उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो बात मेरे को हमेशा कचोटती थी। ख़ैर, समस्याएँ बढ़ती चली गई और उतार-चढ़ाव और बहुत सारे ऐसे संकट आए, मैं डिप्रेशन में चला गया एक तरह से। 2010 में उन्होंने खुद ने कहा, धर्मपत्नी ने, कि अगर मैं आपके साथ रही तो आप ज़िंदा नहीं बचोगे। क्योंकि वो जो भी चीखती-चिल्लाती थी, मैं सुनते रहता था, क्योंकि मैं अपने परिवार को दुखी नहीं करना चाहता था। लेकिन आप अगर किसी पौधे को भी बुरा-भला कहने लग जाएँ और कुछ दिन तक आप उसको सुनाते रहें तो वो भी सूख जाएगा, जल जाएगा। तो मैं तो इंसान था। तो वो डर गईं, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर ये शख्स इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरा क्या होगा? उनको ये डर सताने लगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी अलग व्यवस्था कर दीजिए आप, ना मैं आपके माता-पिता के साथ रहूँगी, ना मैं मेरे पीहर में रहूँगी। यहाँ या जयपुर में मुझे अलग व्यवस्थित करके दीजिए। तो मैं आर्थिक रूप से सक्षम तो था नहीं उतना, क्योंकि काम तो मैं करता था। दूसरे दिन शूटिंग है, पता लगता था तो पता नहीं उनके अंदर क्या नेगेटिविटी थी, झगड़ा उसी दिन रात को। कुछ तो बात थी जो शायद उन्होंने खुद ने भी नहीं समझी, कि अगर शादी की है, तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि विवाह जो है ना, एक जीवन साथी का चुनाव, चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, सोच समझ के होना ज़रूरी है। उसको पहले देखिए, उसके साथ आप एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जो लक्ष्य अगर आपका है, वो लक्ष्य के प्रति अगर उनका कोई भी चैलेंज है, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएँगे। इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक कार जिसमें आप एक्सेलरेटर पे पाँव रख के बैठे हैं और आपका जीवन साथी ब्रेक पे पाँव रख के बैठा है, तो वो कार कहीं भी नहीं जाएगी, उस कार की क्या दुर्गति होगी आप समझ सकते हैं। खैर, मैंने उनकी जयपुर में व्यवस्था की उसके बाद, और पारिवारिक माहौल की वजह से हम अलग भी नहीं हो सकते थे। वो भी कहती थी कि मैं मर जाऊँगी। तो वो सब बातें चलती थी, और उसी के बीच मैं जैसे-तैसे अपने स्वास्थ्य को सँभालते हुए मैं काम भी कंटिन्यू करते जा रहा था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंज़ूर था। मई 2013 पिताजी का फ़ोन आया कि केदारनाथ की यात्रा करनी है। तो मैं पता नहीं क्यों सहम गया थोड़ा। मैंने कहा, पिताजी अब अगले साल चलते हैं। क्योंकि मैंने काम वापस शुरू किया ही था एक तरह से, वापस बीच में कुछ अवरोध थे। मैं बॉम्बे आए हुए मुझे 2 महीने हुए थे वापस, और मैंने उसी वक़्त ज़िला गाज़ियाबाद और हेट स्टोरी 2, ये 2 बड़ी फ़िल्में की थी, जिसमें मेरा रोल काफ़ी अच्छा था, बड़ा था, पुलिस कमिश्नर का रोल था। तो मुझे लग रहा था कि ये फ़िल्में आएँगी, उसके बाद मुझे आगे के लिए सीढ़ी बनेगी और मैं आगे और अच्छा काम कर पाऊँगा। तो पिताजी के साथ कुछ और रिश्तेदार तैयार हो गए, तो उन्होंने प्रोग्राम बना लिया। मैं मुझे मेरे अलावा ही, कि भई ठीक है, तू नहीं जा पा रहा है, तो हम चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने तो इनको यही कहा कि अगले साल चलते तो अच्छा होता। फिर मेरी बड़ी बहन के लिए उन्होंने बोला मुझे फ़ोन करके कि वो हमारी वजह से जा रही है। तो फिर मेरे मन में यही आया कि अगर आपको कुछ शंका है तो हम अगले साल चलते हैं। ख़ैर, वो लोग चले गए। उस वक़्त 16 तारीख
कि शाम को मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन आया कि फ़ोन नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया होगा, इसलिए नहीं लग रहा होगा। दूसरे दिन थोड़ी खबर आई कि अ, वहाँ पर कुछ हुआ है, कुछ पानी बरसा है, बादल फटा है ऐसा। तीसरे दिन तो समाचार आया कि वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा कुछ हो चुका है। तो मैं तुरंत जयपुर पहुँचा और जयपुर से कुछ रिश्तेदारों के साथ हम देहरादून पहुँचे। देहरादून में जो एयरपोर्ट था, वहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स से रेस्क्यू कर के लोगों को लाया जा रहा था। तो हम उनको फ़ोटोज़ दिखाते थे कि आपने इनको देखा, हमारे रिश्तेदार हैं, इनको कहीं देखा? तो उसमें से बहुत सारे लोग बोलते थे कि हाँ, इनको देखा है, लेकिन वो सच नहीं होता था। कुछ दिन वहाँ 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता साथ में बिताने के बाद सबके चेहरे एक जैसे हो गए होंगे। लेकिन रिजेम्बलेंस होती थी तो एक आशा जगती थी कि हाँ, शायद हमारे अ, माता-पिता, बहन और दूसरे रिश्तेदार शायद हों। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे दिन बीते, हेलीकॉप्टर आने कम हो गए। मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगा, हमारा जो सिख समाज है, उनको मैं हृदय से वो जो लंगर लगाते हैं, पकड़-पकड़ के हमें खाना खिलाते थे। खाने की इच्छा नहीं होती थी उस वक़्त। हम थे और दूसरे लोग थे बहुत सारे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी जो सेवा भावना है, वो कमाल है। धीरे-धीरे जो है लंगर भी कम होते चले गए, क्योंकि किसके लिए लंगर लगाएँगे वो लोग? हेलीकॉप्टर आने बंद हो गए। तो ऐसी हिम्मत टूटी उस वक़्त कि वहाँ से जयपुर आने के लिए हिम्मत नहीं बची थी। ख़ैर, इतना बड़ा हादसा हो गया। 2 महीने के बाद पत्नी का वही चीखना-चिल्लाना वापस शुरू हो गया। मरने-मारने की बातें फिर शुरू हो गई। और इससे भी एक और बड़ी सदमे की बात सामने आई कि जो कज़िन जिसने जो वर्कशॉप, जो व्यवसाय पिताजी ने मेरे लिए किया था, वो जो उसको वो कज़िन सँभाल रहे थे। उन्होंने एक बड़े अमाउंट की डिमांड की, जो प्रॉफ़िट में नहीं चला रहे थे उस वर्कशॉप को काफ़ी टाइम से। लेकिन उन्होंने हादसे के बाद जो किया, वो अगर वो नहीं करते और वैसे ही माँग लेते पैसे, तो शायद जो उनको मिला उससे कहीं ज़्यादा मिलता और मेरी स्थिति जो बिगड़ी वो नहीं बिगड़ती, कि वो नुकसान की बात हो गई बहुत बड़ी और मैं जीवन में 10 साल पीछे चला गया। इतना बड़ा हादसा हो गया। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों तरह से मैं पूरी तरह से टूट गया। लेकिन जो जुनून था मन में, एक जो जज़्बा था कुछ करने का, वो अभी भी इंटैक्ट था। वो क्या था मुझे समझ में नहीं आता। सबने मुझे बोल दिया कि अब तू नहीं कर पाएगा अशोक। मेरे जो करीबी रिश्तेदार थे, उन्होंने भी कह दिया कि अब तुझसे अभिनय का काम तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे अंदर तो वही जज़्बा था अभी भी। चाहे शारीरिक रूप से भी मैं ठीक नहीं था, मानसिक रूप से भी मैं ठीक नहीं था और आर्थिक स्थितियाँ भी खराब थी पूरी तरह से। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो वही करना है। मैं दूसरा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं मुंबई आया, सारे दरवाज़े मैंने खटखटाए, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। हौसला अफ़ज़ाई हुई, मुकेश छाबड़ा जी, पुराने मित्र, गले लगाया, नया नंबर दिया अपना कि अपन काम करेंगे। शक्तिमान जी, गदर फ़िल्म के राइटर, मुझे छोटे भाई के रूप में देखा उन्होंने हमेशा। बहुत सांत्वना मिली उनसे मुझे। श्रीलंका के एक क्रिकेटर की उन्होंने बात बताई कि सुनामी में उन्होंने अपने परिवार को खो दिया था। सबसे मैं मिला, लेकिन सबने हौसला बढ़ाया, सबने कहा कि लगे रहो, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन काम नहीं मिला। एक कॉल आया एक दिन, एड फ़िल्म के डायरेक्टर हैं मिस्टर रूप दत्ता जी। उन्होंने कहा कि हम एक एक्ट्रेस को लॉन्च करना चाहते हैं, मेरे फ्रेंड, और आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। वो 3 टीचर्स बदल चुके हैं और कोई भी किसी से भी वो संतुष्ट नहीं है, क्या आप उन्हें हिंदी सिखा देंगे? मैंने कहा बिल्कुल सर, मैं तो बिज़ी होना चाहता हूँ ताकि मेरे दिमाग को मैं डाइवर्ट करूँ, और मैंने उनको हिंदी सिखाने के लिए शुरू किया। तो दूसरे ही दिन उनका फिर फ़ोन आया मेरे पास कि आपका तरीका अच्छा है, आप इनको एक्टिंग भी सिखा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम भी बना हुआ था थोड़ा। मैंने एक्टिंग सिखाना शुरू किया। 5 दिन बाद उनका फिर से फ़ोन आता है, अशोक जी वेरी गुड, आप तो बहुत कमाल के टीचर हैं, और एक और, मैं आपको डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक और एक्ट्रेस को आपको सिखाना होगा।
मैंने कहा, सर डाइवर्ट नहीं, आप तो मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। मैंने उनको थैंक यू बोला और दूसरी एक्ट्रेस को सिखाना शुरू किया, वो थी रोशल राव, मिस इंडिया इंटरनेशनल 2012। सो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास ये चीज़ है और ईश्वर का ये शायद संदेश है कि मैं अब ये करूँ, क्योंकि काम तो मिल नहीं रहा एक्टिंग का। तो मैं इसी तरफ थोड़ा अपने आप को रुझान करूँ। लेकिन मूलतः जो मेरा पहला प्यार है वो एक्टिंग है। तो मैंने वर्कशॉप्स लेना शुरू किया। तो मैं जो सीखने की जो मेरी लगन थी कि मैं जो डिप्रेसिव स्टेट है उससे उससे बाहर आऊँ, उससे मुझे हेल्प तो मिल रही थी, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। और मुझे एक माइंड माइंड पावर का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मुझे करने का मौका मिला, मई नहीं सितंबर 2019 में, जिसमें मैंने अमेजिंग टेक्निक सीखी, डिप्रेशन से मैं बाहर आया और मैंने 2 लक्ष्य निर्धारित किए। एक तो मेरा अस्थमा ठीक करने का, स्टमक प्रॉब्लम्स का भी मैंने लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन उसमें मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन अस्थमा मेरा पूरी तरह से ठीक हो गया। इन्हेलर मेरा छूट गया 3-4 महीने में ही। और दूसरा मेरा लक्ष्य मैंने निर्धारित किया कि 6 महीने बाद मेरी इनकम 5 लाख रुपए हो। जबकि मेरी इनकम ज़ीरो थी उस वक़्त। कभी कोई काम मिल मिल गया तो मिल गया, नहीं तो महीनों तक मैं खाली बैठा रहता था। तो यानी अप्रैल 2020 से मेरी इनकम 5 लाख हो, वो मैंने निर्धारित किया और उन टूल्स का, माइंड पावर के टेक्निक्स एंड टूल्स का मैंने उपयोग करना शुरू किया। हुआ ये कि मार्च 2020 में 25 मार्च को लॉकडाउन लग गया। तो मुझे लगा कि अब क्या होगा? मेरा लक्ष्य का क्या होगा? ये तो लॉकडाउन लग गया, तो अब तो जो जिन लोगों की अर्निंग हो रही थी, उनकी भी ज़ीरो होने वाली है। लेकिन ईश्वर का जो पावर है, माइंड पावर जो है वो ईश्वर का पावर है। सबकॉन्शियस माइंड, ईश्वर की ताकत पूरी की पूरी वहाँ पर है, कुछ आध्यात्मिक यात्राओं में भी मैंने सीखा। और मैंने देखा कि मेरी बिटिया है मेरी, उनकी स्कूल वाले उनको ज़ूम पे क्लासेस ले रहे थे। तो मैंने कहा ये ज़ूम क्या है? मैंने एक्सप्लोर किया तो मैं इतना मेरे को गूज़ बम्प्स आ गए। मैं एक्साइटेड हो गया कि यार ये तो कमाल की एप्लीकेशन है, ऐप है। कैमरा एक्टिंग सिखाने के लिए एक एक्टर को कैमरे के सामने अभिनय करना होता है, और कैमरा एक्टिंग सिखाने के लिए इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है? तो मैं पहला शख्स हूँ जिसने ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस शुरू की। 15 अप्रैल को मेरा पहला बैच शुरू हो चुका था। 1 बैच सुबह, 1 बैच शाम को, क्योंकि सब लोग फ्री थे लॉकडाउन में। और अप्रैल की मेरी इनकम 5 लाख से ज़्यादा थी। तो मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ और एक्साइटेड भी हुआ कि ये तो ब्रेक थ्रू मिल गया मुझे। जीवन की दिशा जो थी, वो पूरी की पूरी बदल गई, अस्थमा ठीक हो गया, ये आर्थिक स्थितियाँ भी सुदृढ़ होने लग गई हैं, और वहाँ से फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी दौरान मैंने 2 फ़िल्में की, एक तमिल-तेलुगु फ़िल्म चाणक्य और दूसरी रजनीकांत जी के साथ दरबार। उसमें काफ़ी अच्छा मेरा काम है, तो ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और उसके बाद अब जो है एक्टिंग कोर्स, माइंड पावर और एक्टिंग का जो टेक्निक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। माइंड पावर का क्या पावर है, मैं आपके सामने मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, ताकि उसका एहसास किया जा सके। तो आप एक एक्टिविटी मेरे साथ अभी अगर करें, तो आप ये पहचान पाएँगे कि वो पावर क्या है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि हाथ हमारा या पाँव, उसको हम इंस्टेंटली अभी कुछ सेकंड के लिए ऑर्डर करें लंबा या छोटा होने के लिए, तो क्या वो होगा? आप कहेंगे कि क्या मज़ाक आप कर रहे हैं। लेकिन आप मेरे साथ ये एक्टिविटी करेंगे तो आप खुद इस पावर को पहचान पाएँगे, और इस पावर के ज़रिए आप क्या-क्या नहीं कर सकते हैं। इसका एक पहलू है ये। यहाँ पर देखिए, तो हम अपने जो हथेली है, पाम, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और कितना क्या चेंज होता है वो आप इंस्टेंटली आप पहचान पाएँगे, देख पाएँगे, समझ पाएँगे। तो आप ये जो लाइन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक लाइन यहाँ है दोनों हाथों के बीच। अगर इस लाइन को आप मैच करके दोनों हथेलियों को ऐसे जोड़ने की मुद्रा में लगाएँगे, तो ऊपर जो अंगुलियों की लंबाई है दोनों की, वो आप देख पाएँगे, जो कि ऑलमोस्ट दोनों हाथों की लगभग बराबर है। अब आप राइट हैंड नीचे कर दीजिए और अपना लेफ्ट हैंड अपने चेहरे के सामने 1 फीट की दूरी पर रख करके, और बड़े ही सहज भाव से, कुछ विरोध में मत सोचना, कुछ पक्ष में मत सोचना, सहज भाव से आप इसको ऑर्डर करें मेरे साथ, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर। अपने हथेली को देखिए और बोलिए ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर, ग्रो लॉन्गर।
हमने चंद सेकंड बोला और अब आप वापस नापिए, इसी लाइन को वापस मैच कीजिए और नापिए। आप देखिए कि मेरा लेफ्ट हैंड कितना लंबा हो चुका है, अंगूठे को देखिए, आप देख पा रहे हैं? तो मेरा हुआ वो तो हुआ वो, आप अपना खुद का देख पाएंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन इंस्टेंटली हुआ है। तो ये तो हमारी बॉडी पर हमारा इफेक्ट हो रहा है। चलिए पहले हम इसको वापस छोटा करते हैं, ताकि नहीं तो आप लोग कहेंगे कि हमारा हाथ एक हाथ लंबा रह गया हमेशा के लिए। वापस आप इसको लाइए और इसको बोलिए गेट बैक टू नॉर्मल, 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 गेट बैक टू नॉर्मल। जो हाथ इतना स्टिफ है वो इंस्टेंटली उस पर कितना तेजी से असर होता है आप देख सकते हैं। तो हम जिस माहौल में रहते हैं बचपन से, वो नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है जनरली ज़्यादा। एक दिन में 50,000 से 90,000 थॉट्स दिमाग में आते हैं। उसमें से ज़्यादातर थॉट्स कैसे होंगे? ऑब्वियसली नेगेटिव होंगे, क्योंकि हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में पले बढ़े हैं। तो इसकी वजह से आपकी हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं रहती और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पॉजिटिव वे में काम नहीं करता है। तो माइंड पावर टूल्स का उपयोग करके हम हमारे माइंड सेट को बदल सकते हैं, ताकि जो थॉट्स आते हैं वो पॉजिटिव हो जाएं। तो मैंने वही किया और उसका रिजल्ट मैंने लिया, और उसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं सही सलामत। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि जो चुनौतियों से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, और जिसने कोसा है सिर्फ किस्मत को, वो आज भी वहीं खड़ा है। इसी के साथ जोश टॉक्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया है और आज मैं उसका हिस्सा बन पाया। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।